आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रताराधि तम नुमः सात्विकं शिवम। सर्वेभ्यो नमो नमः। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग की आभासीय पटल पर आयोजित वागवर्धनी संगोष्ठी में मैं विभागीय शोध छात्र रोहित सुंदरियाल आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे यशस्वी विभाग अध्यक्ष आचार्य रिपुसूदन सिंह जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा जी व डॉक्टर रमेश चंद्र नैलवाल जी तथा संस्कृत वाङ्मय की सुदीर्घ परंपरा रही है, जिसका अवगाहन करने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। पाणिनीय व्याकरण को शास्त्र में नेत्र कहा गया है। ध्वन्यालोककार के मत में प्रथम विद्वान वैयाकरणी होता है। व्याकरण के निष्णात विद्वान मां शारदा की भूमि में ज्ञान धारा को प्रवाहित कर छात्रों को आप्लावित करने वाले आचार्य श्रीधर मिश्र जी को प्रणाम करते हुए मैं सभी आगंतुकों का अभिनंदन करता हूं। वागवर्धनी क्या है, इसका एक संक्षिप्त परिचय। किसी भी विभाग की पूर्णता या उद्देश्य पूर्ति संभव है जब वह है पठन पाठन अनुसंधान ज्ञान के प्रचार उद्देश्य। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी विभाग अध्यक्ष सर एक व्याख्यान का आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जिसको वागवर्धनी नाम दिया गया। इसी वागवर्धनी संगोष्ठी की यह आज तृतीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है शास्त्र अध्ययन हेतु व्याकरण की अभिनव दृष्टि। मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर श्रीधर मिश्र। मैं अपने विभाग के आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा सर को आमंत्रित करूंगा कि वह निवेदन करूंगा कि वह हमारे आज के यशस्वी वक्ता सर का स्वागत करें, वो उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। धन्यवाद रोहित जी। यहाँ पर आज मूल रूप से वक्तृत्व जिनका है उनको सुनने के लिए हम लोग हैं, इसलिए हम अधिक समय नहीं लेंगे। एक तंत्रेण यहाँ पर जितने भी समुपस्थित हैं छात्र समुदाय, इसके साथ ही साथ रणवीर परिसर की छात्र संपदा भी हमें दिख रही है, और हमारे बीबीएयू के जितने भी छात्र हैं धीरे धीरे वो भी जुड़ रहे हैं संस्कृत विभाग के मूल रूप से। उन सभी का सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि उन्हीं को लेकर के यह बाग गुलजार है। यहाँ पर समुपस्थित मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और हमारे अभिभावक आचार्य केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रणवीर परिसर के निदेशक के तौर पर अभी अपनी सेवा दे रहे हैं। और इससे पूर्व अगर हम अकादमिक चर्चा अगर करते हैं तो मूल रूप से आप सीएसयू के समस्त परिसरों के विभागाध्यक्ष के रूप में, व्याकरण विभागाध्यक्ष के रूप में पद को अलंकृत कर रहे हैं। आपने शिक्षा जगत की सर्वोच्च उपाधि डीलिट की उपाधि आपने प्राप्त की है। आपका 3 से अधिक दशकों का अध्यापन अनुभव रहा है। आप दशाधिक ग्रंथों के लेखक रहे हैं। साथ ही साथ लगभग 30 शोध आलेख विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपका प्रकाशित है। अगर सम्मान की बात कही जाए तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 सम्मानों से आप सम्मानित हैं। इन सबसे भी महत्वपूर्ण जो आपके बात है वह यह है कि आप छात्र हित चिंतन में सर्वथा लगे रहते हैं, शास्त्र चिंतन में सर्वथा लगे रहते हैं। आपसे हमारा परिचय बहुत पहले से रहा है, लेकिन अकादमिक साक्षात परिचय जो रहा वह गढ़ली परिसर में जब मैं था, उस समय में आप विभागाध्यक्ष के रूप में आप आए थे। कुछ दिनों तक आपका सानिध्य में मिला था, और उसी समय हमने देखा जो कि आप के लिए सर्वथा लगे रहते हैं, यह हमने देखा। बहुत कुछ है आपका, मैंने विवरण देखा, इसमें बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन एक तंत्रेण मैं इतना ही कहूंगा, छात्र हित चिंतन और शास्त्र चिंतन ये दोनों समवेत रूप से आप में
निहित है और आप निरंतर इसी दिशा में हम सबका मार्गदर्शन करते रहे हैं। और यहाँ पर आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं विभागाध्यक्ष महोदय, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग इस तरह के गतिविधियों को लेकर चल रहे हैं, जो निरंतर अकादमिक गतिविधि के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। अतः यहाँ पर दो अभिभावक हमारे समक्ष हैं, तो इसीलिए अधिक समय न लेते हुए हम सभी का एक तंत्रेण स्वागत करते हुए सभी को प्रणाम करते हैं। और जितने छात्र हैं उनसे निवेदन रहेगा जो कि वह शांत चित्त होकर के सुने, क्योंकि आज जो विषय दिया गया है वह आपके जो दिन प्रतिदिन का जो अध्ययन है उसके साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही उपादेय होगा, और यही सब सोच करके यह दिया गया है। पर विराम देते हैं। धन्यवाद। रोहित। जी सर, धन्यवाद सर। मैं अब अपने आज के वक्ता सर को, प्रोफेसर श्रीधर मिश्र सर को आमंत्रित करूंगा कि वह अपने व्याख्यान से हम सभी श्रोतागणों को कृतार्थ करें। सर आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, वाक्यकारं वररुचि। इको आवाज बहुत ज्यादा। एक का माइक म्यूट कर लेंगे और उसका ऑडियो भी म्यूट कर लेंगे। आप सब अपना कर दीजिए। रोहित जी, नहीं तो विभागाध्यक्ष महोदय का वक्तव्य तब तक ले लेते हैं। अनम्यूट कर दीजिए सर, म्यूट है आपका। हरिओम। विपिन जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। सही है? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इको है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अद्य महतः प्रमोदस्य अवसरः यद् भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालये वाग्वर्धिनी कार्यक्रमे अहं
आमन्त्रितः अस्मि। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे अध्यक्षरूपेण विराजमानाः सन्ति आचार्य रिपुसूदन सिंह महोदयाः। एतेषां हार्दम् अभिनन्दनं। किञ्च अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकाः सन्ति डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय, डॉक्टर रमेश चंद्र नेलवाल महोदय। एतेषां कृतेपि अस्माकं साधुवादाः। कार्यक्रमस्य संयोजकाः सन्ति रोहित सुन्द्रियाल महोदय। एतेषां कृतेपि मदीयः साधुवादः अस्ति। इदानीम् अस्मिन् कार्यक्रमे मत्कृते विषय प्रदत्ता अस्ति शास्त्राध्ययन हेतु व्याकरण की अभिनव दृष्टि। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत से जो छात्र जुड़े हैं वो हिंदी भाषा में अपने आप को सहज महसूस करेंगे, लेकिन चूंकि संस्कृत का कार्यक्रम है इसलिए बीच बीच में यदि मैं संस्कृत में अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूं तो वे अन्यथा न लें। इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य एतद् महत्त्वं भवति यत् छात्रैः यत् कक्षायाम् अध्ययनं क्रियते स्वस्य पाठ्यक्रमस्य पाठ्यपुस्तकस्य वा अध्ययनं छात्रैः यत् क्रियते तस्य प्राप्तस्य ज्ञानस्य उपयोगः परस्मै प्रदानं कथं भवेत् एतदर्थम् अस्माभिः कश्चन उपायः कर्तव्यः। तस्मिन्नेव उपाये वाग्वर्धिनी नाम्नी काचित् गोष्ठी भवति यत्र छात्राः स्वकीयम् अभिप्रायं स्वकीयं ज्ञातविषयं च अन्येषां जनानां सम्मुखम् उपस्थापयन् येन तेषां छात्राणाम् आत्मबलं वर्धते। अतः प्रति विश्वविद्यालयम् एतादृशः कार्यक्रमः नूनम् अनुष्ठेयः। अस्माकं विश्वविद्यालयेपि प्रति परिसरम् एतादृशः कार्यक्रमः अनुष्ठीयते एव। एतदर्थं यः विषयः दत्तः अस्ति तत्र शास्त्र अध्ययन हेतु व्याकरण की अभिनव दृष्टि पर सर्वप्रथमम् अस्माभिः एतद् ज्ञातव्यं यत् शास्त्रं किं भवति, शास्त्रस्य किं लक्षणं, तदर्थं व्याकरणस्य का अभिनवा दृष्टिर्भवेत् इति अस्माभिः विचारणीयः अस्ति। शास्त्रस्य लक्षणविषये उच्यते प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसा येनोपदिश्यते तत् शास्त्रम् अभिधीयते इति। अर्थात वेद विहितम् अर्थात यत् कार्यम् अस्माभिः अनुष्ठेयं तत् कार्यकरणे येन माध्यमेन प्रवृत्तिर्जायते यच्च कार्यम् अकर्तव्यम् अस्ति शास्त्रेण तत्र वर्जितं वर्तते तत्र तस्मात् निवृत्तिः कथं भवेत् एतदर्थं येन माध्यमेन उपदेशः गृह्यते तत् शास्त्रम् उच्यते। तच्च वेदादि भवेत् पुराणादि भवेत् स्मृतिग्रन्थः भवेत् एतत् सर्वं शास्त्रपदेन अभिधीयते। यद्यपि अस्माकं वाङ्मये विद्याया दो विध्यं वर्तते परा विद्या अपरा विद्या च। यया विद्यया मुक्तिः मोक्षः ब्रह्मण आत्मना ज्ञानं प्राप्यते तत् सा परा विद्या उच्यते। अतएव स्मृतिग्रन्थेषु लिखितं सा विद्या या विमुक्तये इति। एवं च अपरा विद्या या भवति तत्र चत्वारो वेदाः वेदाङ्गानि पुराणानि एतत् सर्वम् अपरा विद्या नाम्ना व्यवह्रियते इति। परञ्च अपरा विद्यायां ये ग्रन्थाः सन्ति तत्सर्वं शास्त्रपदेनैव अवधीयते इति। अतः तेषु तेषु शास्त्रेषु यत् कर्तव्यं वर्तते तत्र जनानां प्रवृत्तिः कथं भवेत् एतदर्थं शास्त्रस्य महत्त्वम् अस्ति। यच्च अकर्तव्यम् अस्ति तस्मात् निवृत्तिः कथं भवेत् एतदर्थं शास्त्रं भवति। इदानीं कस्यचिदपि शास्त्रस्य यदि अध्ययनं क्रियते चेत् तदा अखिलमपि शास्त्रं शब्दात्मकं भवति। अतः शब्द ज्ञानं तावत् न संभवति यावत् व्याकरणस्य सम्यक् ज्ञानं तस्मिन् भवेदिति। यतोहि संस्कृतस्य यः शब्दः संस्कृतस्य यत् किमपि पदं भवति तत् संस्कृतम् एतस्मादेव कारणात् उच्यते यत् प्रकृतिप्रत्ययात्मकं तद् भवति। तत्र एकः अंशः प्रकृतिरूपेण अपरः अंशः प्रत्ययरूपेण व्यवह्रियते। अस्याः प्रकृतेः कः अर्थः अस्य प्रत्ययस्य वा कः अर्थः एतस्य निर्णयं तु व्याकरणशास्त्रेणैव कर्तुं शक्यते।
अतः यस्य जनस्य कृते व्याकरण शास्त्रस्य ज्ञानं नास्ति तेन जनेन शब्दस्य श्रवणेनापि तस्य अर्थस्य ज्ञाने प्रवृत्तिर्भवितुं नार्हति। यदि अर्थावबोधः न स्यात् तदा क्रियायां प्रवृत्तिर्भवितुं नार्हति। अतः येन जनेन गामानय अत्र वाक्पद अस्मिन् पदे पदद्वयम् अस्ति। गाम इत्येकं पदम्, आनय इति द्वितीयं पदम्। एतयोः द्वयोः पदयोः कः अर्थः एवं च परस्परं पदार्थयोः कथम् अन्वयः एतस्य ज्ञानं यावन्नास्ति तदा अनेकधा गामानय इति वाक्यश्रवणानन्तरमपि तस्य प्रवृत्तिर्भवितुं नार्हति। यद्यपि शाब्दबोधाय व्यावहारिकं ज्ञानम् अप्यावश्यकम् अस्ति, वृद्धव्यावहारदर्शनादपि प्रवृत्तिर्जायते, परञ्च सर्वत्र वृद्धव्यवहारेण ज्ञानं भवेत् एतद् भवितुं नार्हति। अतः शास्त्रमाध्यमेन ज्ञानाय शब्दज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। अतएव भर्तृहरिणा उक्तं यथार्थ शब्दस्य यः अर्थः यथार्थ जातयः सर्वा शब्दाकृत निबंधना तत्वावबोध शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते। अर्थात शब्दानां यत् तत्त्वं वर्तते तस्य तत्त्वस्य ज्ञानं व्याकरण शास्त्रम् अंतरेण न संभवति। अतः व्याकरण शास्त्रं सर्वोपयोगी शास्त्रं वर्तते। व्याकरणस्य महत्त्वं न केवलं वैयाकरणैरेव उच्यते अपितु भास्कराचार्येण उक्तं यद् वेदांगस्य यद् मुखं व्याकरणं वर्तते तस्य व्याकरणस्य यदि ज्ञानं नास्ति तदा संस्कृत वाङ्मय अध्ययने स जनः अधिकारी भवितुं नार्हति इति। किञ्च साहित्यस्य ये आचार्याः अस्माकं आनन्दवर्धनाचार्याः तैरप्युक्तं प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणः इति। अतः ते सर्वे जानन्ति यत् व्याकरण ज्ञानमन्तरेण अन्यस्मिन् वा कस्मिंश्चिदपि शास्त्रे प्रवृत्तिर्भवितुं नार्हति। जनाः आक्षिपन्ति व्याकरणं शास्त्रं कठिनमिति, इति तेषाम् आक्षेपमात्रम् अस्ति। व्याकरणं कठिनं नास्ति। भवन्तः विचारयन्तु, हिंदी भाषायां वा भवेत्, संस्कृत भाषायां वा भवेत्, कस्यांश्चित् भाषायां भवेत्, यावत् व्याकरणस्य सम्यक् नियमानां पालनं न क्रियते तावत् सा परिष्कृता भाषा नोच्यते। लोकभाषा काचिदन्या भवति, शास्त्रीया भाषा काचिदन्या भवति। शास्त्रीया भाषा तथैव वक्तुं शक्यते या व्याकरण दोषशून्या भवेत्, व्याकरण गुणयुक्ता सा भाषा भवेत्। अतः हिंदी भाषायामपि व्याकरणस्य तथैव महत्त्वं वर्तते यथा च संस्कृत भाषायां व्याकरणस्य महत्त्वं वर्तते। उदाहरणार्थं वदामि, हिंदी भाषायामपि यदि व्याकरणस्य अध्ययनं क्रियते संधेः ज्ञानं तत्राप्यावश्यकं, कारकस्य ज्ञानं तत्राप्यावश्यकं, समासस्य ज्ञानं तत्राप्यावश्यकं, प्रत्ययस्य ज्ञानं तत्राप्यावश्यकम् अस्ति। यः कश्चित् छात्रः संधेः सम्यक् ज्ञानं न जानाति चेत् तदा पर्यावरणम् अस्य शब्दस्य विच्छेदस्तेन कर्तुं न शक्यते। परञ्च यदि हिन्द्याम् अपि यण संदेह ज्ञानं तस्मिन् अस्ति चेत् तदा पर्यावरणम् अर्थात् परितः आवृतं येन अस्ति तत् पर्यावरणम् अस्ति। एवं च शब्दस्य अर्थज्ञानाय व्याकरणस्य ज्ञानं सर्वत्र आवश्यकं वर्तते। उदाहरणार्थं हिंदी भाषायाम अधीयाना ये छात्रा सन्ति, मैं उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में पढ़ने वाले जो छात्र इस समय जुड़े होंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से, मैं उन छात्रों को उद्देश्य करके ये बताना चाहूँगा कि आप संस्कृत व्याकरण के महत्व को इस तरह से जान सकते हैं। यदि आपको कोई कहता है कि संधि के विषय में, तो आप देखिए ये संधि शब्द संस्कृत का है। संधि शब्द हिंदी में तत्सम के रूप में है, वास्तविक रूप से संधि शब्द तो संस्कृत का है, जिसमें सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय जोड़ करके संधि बना है। और संधि का अर्थ हम जो कहते हैं वर्णानाम मेलनम संधि अस्ति। जैसे जिस तरह से हम कहते हैं दो राजाओं में संधि हो गई, अर्थात दो राजा मिल गए। ये संधि शब्द का प्रयोग केवल संस्कृत व्याकरण में नहीं होता, हिंदी में भी होता है और लोक व्यवहार में भी मिलने के अर्थ में संधि शब्द का प्रयोग होता है। उन दो राजाओं में संधि हो गई, इसका अर्थ है वे दो राजा आपस में मिल गए। तो वर्णानाम मेलनम संधि, पदानाम मेलनम च समासा उच्यते।
अब संस्कृत की सरलता तो आप देखिए, हिंदी के अध्यापक जब कक्षा में जाते हैं और उन्हें कोई विद्यार्थी पूछ देता है कि सर आप इसे यण संधि क्यों कहते हैं, उनका उत्तर होता है यण संधि है इसलिए यण संधि कहते हैं। परंतु यह सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर वो बता भी नहीं सकते, क्योंकि सही उत्तर बताने के लिए उनको संस्कृत के शरण में आना ही होगा, क्योंकि यण पाणिनि व्याकरण का एक प्रत्याहार है जो पाणिनि के अयुण आदि 14 माहेश्वर सूत्रों से बनता है। जैसे हिंदी के अध्यापक या छात्र ने पाणिनि के उन माहेश्वर सूत्रों को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, अध्ययन नहीं किया, अनुशीलन नहीं किया, वो जन्म जन्मांतर प्रयास करते रहेंगे तो यण शब्द का अर्थ य व र ल है ये वो बिल्कुल नहीं बता सकते। और जब वो स्वयं नहीं स्पष्ट कर सकते कि इस कारण से इसे यण कहा जाता है तो वो बच्चे को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हिंदी का सही अध्यापक वही माना जाता है जो संस्कृत का विद्वान रहा हो, जिसकी पृष्ठभूमि संस्कृत की हो। आप देख सकते हैं जितने भी हिंदी के हमारे प्रसिद्ध विद्वान हुए उनकी आप पृष्ठभूमि को देखेंगे तो वो या तो व्याकरण के अध्यापक रहे होंगे या साहित्य के विद्वान रहे होंगे या धर्मशास्त्र के विद्वान रहे होंगे, जो लोक भाषा में प्रचार करने के लिए उन्होंने हिंदी में शरण लिया है। अब आप यण संधि की बात तो आपने देखा कि माहेश्वर सूत्र से एक यण प्रत्याहार बनता है जिसमें य व र ल ये 4 वर्ण आते हैं और ये 4 वर्ण किसी स्वर वर्ण के स्थान पर आते हैं, इसलिए स्वर संधि का यह एक भेद यण संधि है। आप किसी दूसरी संधि की चर्चा करें, आप अयादि संधि के बारे में यदि हिंदी अध्यापक से पूछते हैं कि सर आप इसे अयादि संधि क्यों कहते हैं, उनका उत्तर होगा अयादि संधि है इसलिए अयादि संधि कहते हैं, किताब में लिखा है इसलिए अयादि संधि कहते हैं। पर प्यारे छात्रों, ये इसका सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर पाने के लिए संस्कृत वालों के शरण में जाना ही होगा, क्योंकि अयादि संधि इसलिए उसका कहा गया जहां पर स्वर वर्ण के स्थान पर अय, अब, आय, आप ये 4 आदेश होते हों, उन चारों आदेशों में अय चूंकि आदि है इसलिए ये संधि अयादि है। आप देख सकते हैं संस्कृत के शब्द में क्या सामर्थ्य है, वो अपने अर्थ को अपने साथ ले बैठा है। और अयादि कहने से ही हमें ऐसा पता चलता है जब जिस समुदाय में आय, 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 अब, आय और आप और उसमें आय चूंकि आदि है इसलिए इस संधि का नाम अयादि है। इसलिए मैं हिंदी के माननीय सभी अध्यापकों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि वो अपने आप को छात्रों को संतुष्ट करना चाहते हैं और वो व्याकरण के अध्यापक हो खास करके, तो संस्कृत व्याकरण का जरूर अनुशीलन करें। इनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और किसी भी सभा में वो दृढ़ता से अपनी बात को रख सकते हैं। अब मैं तीसरी बात चलूं, संधि की बात। मैंने किसी अध्यापक से पूछा आप इसे गुण संधि क्यों कहते हैं, उन्होंने कहा सर गुण संधि है इसलिए गुण संधि कहते हैं, गुण संधि लिखा है इसलिए गुण संधि। यह भी सही उत्तर नहीं है। गुण संधि को समझने के लिए आपको पाणिनि व्याकरण के अदेंग गुण को समझना होगा। पाणिनि ने कहा है अ, ए, ओ, इन 3 वर्णों को हम गुण के नाम से जानते हैं। इसलिए जहां पर किसी स्वर वर्ण के स्थान पर अ या अर, अल, ए, ओ ये आदेश हो, हम उसे गुण संधि कहते हैं। या आप सोच सकते हैं, चाहे हिंदी भाषा में पढ़े, मैथिली भाषा में पढ़े, बंगाली भाषा में करें, भारत की किसी भी भाषा को आप यदि देखेंगे तो उसके मूल जो है वो संस्कृत ही है और संस्कृत व्याकरण ही है। यदि आप यण संधि की ओर फिर से लौटे, मैंने किसी अध्यापक से पूछा कि आपने ई को यों कैसे कर दिया, पर्यावरण में परि आगे आवरण था, आपने ई को यो क्यों किया। कहा सर यही होता है इसलिए किया। मैंने कहा यदि मैं कुछ और करना चाहूं तो आप कैसे रोक पाएंगे। सर इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर इसलिए नहीं है कि आपको सही जानकारी नहीं है।
आप ध्यान से सुने, ई का उच्चारण स्थान तालु है और य का उच्चारण स्थान भी तालु है। इसलिए अपने स्थान के प्रति आकर्षण हुआ करता है हर एक व्यक्ति को, और आकर्षण यही तो गुरुत्वाकर्षण है। इसलिए अपने स्थान वाले वर्ण को ही खींचेगा और किसी को नहीं खींचेगा। इसलिए तालु स्थान वाले ई के स्थान पर तालु स्थान वाला यह ही होगा, दूसरा वर्ण नहीं हो सकता है। ये पाणिनि व्याकरण की वैज्ञानिकता है। मैंने पूछा ऊ को यह क्यों होता है, क्योंकि यण में तो 4 वर्ण है, आप वह क्यों कहते हैं? यहाँ पर भी वही है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और वह का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसलिए समान स्थान वाले के होने के कारण दूसरा नहीं कर सकते, यही तो गुरुत्वाकर्षण है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, यदि हम मिट्टी को लेकर के आसमान की ओर कितनी भी ताकत लगा करके फेंकें, वो मिट्टी ऊपर नहीं रह सकती है। जितनी ताकत आपने लगाई है तब तक तो ऊपर जाएगी, फिर वो मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण है। आप जमीन के पानी को कितने भी प्रेशर से ऊपर क्यों न कर ले, यदि आप प्रेशर छोड़ दिए वो पानी जमीन के नीचे चला जाएगा। यही तो गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि नीचे से पानी आया है वो नीचे जाके रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। इसीलिए ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र का होना, ये गुरुत्वाकर्षण है। और इसको पाणिनि जी ने अपने स्थानेंतर तमगुण में स्पष्ट किया है। आश्चर्य तो मुझे पाणिनि के उस सूत्र की व्याख्या करते समय तब महसूस हुआ जब मैंने पहले दिन अपनी कक्षा में बच्चों से परिचय पूछते हुए कहा, तुम कहाँ के हो? तो किसी ने कहा मैं उड़ीसा से हूँ। दूसरे को पूछा, उसने कहा मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तीसरे को पूछा, कहा मैं बिहार से हूँ। चौथे को पूछा, कहा हिमाचल प्रदेश से हूँ। और सब बच्चे को पता चल गया कौन कहाँ का है। अगले दिन फिर से मैंने पूछना शुरू किया। मैंने पूछा तुम कहाँ से हो? सर मैं बिहार से। और तुम? सर मैं भी बिहार से। एक स्थान का हूँ ना, एक जगह का हूँ ना। आप देख लीजिए गुरुत्वाकर्षण इसे ही तो कहते हैं। जब तक हमें मालूम नहीं होता, हम कहीं बैठ जाते हैं, किसी के साथ बैठ जाते हैं, जब हमें पता चलता है ये मेरे गांव का है, ये मेरे मोहल्ले का है, 7 दिन में एक दिन रविवार होता है, और फिर भी हम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अपने गांव वाले से मिलने के लिए चले जाते हैं। इसलिए 4 प्रकार के अंतर जो होते हैं उनमें स्थानकृत अंतर सबसे बलवान होता है। मैं केवल संधि के विषय में यदि बच्चे को कहूं तो ये उचित नहीं होगा। जो मुझे समय मिला है मैं चाहूंगा व्याकरण के हर पक्ष पर मैं कुछ कुछ बताऊं, ताकि बच्चों को यह दृष्टि खुल जाए कि वास्तविक रूप से पाणिनि व्याकरण का संस्कृत व्याकरण का क्या महत्व है। अब हम आपको संधि के साथ आगे लिए चलते हैं। हमने सबसे पूछा, पहले संधि के बारे में पूछा कि संधि के भेद के बारे में। अब हिंदी में संधि के 2 भेद हैं, एक स्वर संधि और दूसरा व्यंजन संधि। अब यदि तीसरी संधि की चर्चा करें तो कुछ लोग विसर्ग संधि भी कहते हैं। अब विसर्ग का चूंकि वर्ण समाम्नाय में कहीं पाठ नहीं है, 14 सूत्रों में पाठ नहीं है, मैं तो कहूंगा विसर्ग का जैसे नहीं है ऐसे 14 सूत्रों में अनुस्वार भी नहीं है, जिह्वा मूली भी नहीं है। इनका 14 सूत्रों में योग नहीं है पर प्रयोग जरूर है, इसलिए इसका नाम अयोगवाह रखा गया है। जिनका माहेश्वर सूत्रों में योग न होते हुए भी प्रयोग मिलते हों वे सब अयोगवाह कहलाते हैं। इसलिए जब विसर्ग के स्थान पर हम कोई वर्ण विकार करते हैं, कोई आदेश करते हैं, तो हम उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। इसलिए जब कुछ ऐसे संधियां हैं जो विसर्ग के स्थान पर, अब कभी विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहता है, विसर्ग के स्थान पर तालव्य श होता है, कभी विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श होता है, कभी दंत सकार होता है, कभी जिह्वामूलीय होता है, कभी विसर्जनीय होता है, उपदमानीय होता है। मैं तो कहूंगा सिर्फ विसर्ग के स्थान पर 8 तरह के बदलाव होते हैं। यह जो बारीकी से पाणिनि व्याकरण में अध्ययन किया गया है, दुनिया के किसी भी व्याकरण में इस तरह से बारीकी से वर्णों के विषय में अध्ययन नहीं किया है।
इसलिए संस्कृत पढ़ने वाले छात्र बड़े भाग्यवान हैं। हम वर्णों की संख्या की दृष्टि से विचार करें तो अंग्रेजी भाषा जो विश्व में अपने आप को इतराती हुई समझती है, उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ 26 अल्फाबेट हैं, जबकि उनसे डबल यानी दुगुना हमारी जो हिंदी राष्ट्रभाषा है उसके पास है 52 है। लेकिन संस्कृत माता के बारे, संस्कृत दादी अम्मा के बारे में तो आप पूछिए नहीं, वो उनकी संख्या वर्णों में भी 63 और 64 है। इसलिए वर्ण की मामले में हम अंग्रेजी से तो लगभग 2.5 गुने अधिक है और हिंदी से भी हम 1.25 गुने अधिक हैं ही। यदि हम हिंदी अंग्रेजी की चर्चा करें और संस्कृत की चर्चा करें तो देखिए हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, जबकि लिंग के मामले में भी संस्कृत में 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। यदि हम वचन के मामले में चर्चा करें तो अंग्रेजी जिसमें सिंगुलर और प्लूरल है, जैसे हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन करते हैं, और हमारी संस्कृत भाषा में द्विवचन भी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। जहां तक संस्कृत भाषा में सरल मानक की बात है, लोग आक्षेप करते हैं कि संस्कृत भाषा संश्लिष्ट भाषा है, सामासिक भाषा है, कठिन भाषा है। मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, संस्कृत भाषा जितनी सरल भाषा है उतनी दुनिया की कोई भाषा नहीं है। आप श्रीमद् भगवत गीता को उठा करके देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी मातृभाषा में बातचीत कर रहा हो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए उत्सुक मेरी और पांडवों की सेनाओं ने क्या किया? अब जरा बताइए, इसमें कहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है? कितना सरल है, परंतु हमें कठिन इसलिए महसूस होता है। हमने उसके पास जाने का कभी साहस ही नहीं किया, हमने जाने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए आप दूर से ही किसी के मुख से सुने सुनाए आप संस्कृत को कठिन कह देते हैं। अब मैं आपको संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की चर्चा नहीं करूंगा, हिंदी और संस्कृत के। हिंदी में आप प्रयोग करते हैं, पेड़ पर चढ़ते हुए बंदर को देखा। ऐसे वाक्य में संदेह होता है कि बंदर चढ़ रहा था या आप चढ़ रहे थे। पेड़ पर चढ़ते हुए बंदर को देखा, अब बंदर चढ़ रहा है या आप चढ़ रहे हैं, संदेह होता है। परंतु संस्कृत व्याकरण में आप देखेंगे तो जो चढ़ रहा होगा वो कर्ता होगा, उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, और जिसको देख रहा होगा वो कर्म होगा, उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। ये विभक्ति हमें बता देती है कि कौन कर्ता है और कौन कर्म है। इसलिए भाषा की स्पष्टता वैज्ञानिक के दृष्टि से यदि हम विचार करें तो संस्कृत भाषा और संस्कृत का व्याकरण, इसीलिए तो पाणिनि व्याकरण के बारे में और पाणिनि के विषय में पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है कि प्रतिभा पाणिनि जो है वो प्रतिभा की चरम सीमा है, जहां तक प्रतिभा हो सकती है। जैसे ईश्वर और परमात्मा के लिए काष्ठा कहा है, जिससे बढ़ के आगे नहीं हो सकती है। यदि प्रतिभा की बात की जाए तो उसमें पाणिनि का व्याकरण और स्वयं पाणिनि प्रतिभा के पराकाष्ठा है। ऐसे ऋषि के द्वारा यह व्याकरण लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं इसका एक भी वर्ण निरर्थक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, पतंजलि ने खुद कहा, वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यम। पाणिनि का तो एक भी वर्ण अनर्थक नहीं हो सकता है, और फिर आप इसके सूत्र के अनर्थक की बात करते हैं। इसलिए अब मैं आपको कारक की ओर लिए चलता हूँ। बच्चे हमें पूछ देते हैं, सर संस्कृत में कारक कितने हैं? और सही मेरा उत्तर होता है कि कारक 6 हैं। सर हिंदी वाले तो कारक 8 बताते हैं, 8 बताते हैं। इस मामले में तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। कहते हैं कमजोर नहीं, अरे यदि एक भी हो बेटा, और वो यदि सूर्य और चंद्रमा की तरह हो तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा, और अनंत तारे की तरह अनेक रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम कारक 6 बताते हैं, क्योंकि आप कारक के 6 बताने के कारण पर यदि विचार करेंगे तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कारक कहते किसे हैं। और यदि ये आप समझ जाएंगे कारक किसे कहते हैं,
कारक का क्या लक्षण है, तो आपको खुद ही यह निर्णय कर पाएंगे कि कारक 6 है या कारक 8 हो सकते हैं। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, हिंदी वालों से यदि कारक की परिभाषा पूछी जाए तो वो लंबे लंबे वाक्यों में कारक को परिभाषित करेंगे, पर मुझे पूछा जाए, संस्कृत के आचार्यों को पूछा जाए, तो वो सिर्फ कहते हैं क्रियाजनकम कारकम, अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। कारक की ये शॉर्ट परिभाषा है, क्रियाजनकम कारकम। पतंजलि ने तो और शॉर्ट कर दिया, उसने कहा करोति इति कारकम, करोति इति कारकम। आप हिंदी में कहते हैं वह करता है, अरे वह करता है तो करता है, क्योंकि जो करता है वो करता है। इसका मतलब है क्रिया का करने वाला जो है वही तो करता है। संस्कृत का शब्द था कर्ता, जिसको हिंदी में कर दिया करता। इसका मतलब है जो करता है वो करता है, अर्थात कोई भी क्रिया को जो करेगा वही कर्ता कहलाएगा। परंतु आप चेतन अचेतन के पचड़े में ना पड़े, चाहे चेतन से भी क्रिया हो रही होगी तो कर्ता होगा, अचेतन से भी क्रिया हो रही होगी तो कर्ता होगा। आप चेतन अचेतन के चक्कर में ना पड़े। यदि आप केवल चेतन के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको कहना होगा ड्राइवर बस को ले जा रहा है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि बस जा रही है। इसलिए प्रयोग तो करते हैं, बस जा रही है, ट्रक आ रहा है, रथ जा रहा है। अचेतन भी रथ होने पर रथ गच्छति इति प्रयोगः दृश्यते, अतः गमन क्रियायाः आश्रयः रथः अस्ति, स च रथः अचेतनः सन्नपि कर्ता अस्त्येव, अतः यत्र क्वापि व्यापारः भवितुमर्हति स सर्वोऽपि कारकः कर्ता वक्तुं शक्यते इति। अब क्रिया के अन्वयी को कारक कहते हैं। अन्वयी और अन्वय ये दो शब्द है, ध्यान रखना। अन्वय का अर्थ है संबंध, अन्वय संबंध अस्ति यस्य स अन्वयी, अर्थात क्रिया के साथ संबंध रखने वाला जो है वो सब के सब कारक कहलाता है। यानी जिस किसी का क्रिया के साथ संबंध हो वह कारक कहलाएगा। हिंदी के छात्र जो मुझे सुन रहे हो इस बात को ध्यान से सुने, ताकि आपको प्रायोगिक परीक्षा में आत्मविश्वास से लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध हो हम उसे कारक कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं पहले हिंदी में बताना चाहूंगा, क्योंकि जिसके लिए मुझे बोलने को कहा गया है वो हमारे लिए इस समय पूजनीय है। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बच्चे, हमारे बच्चे तो हमें सुनने के लिए इसलिए आगे, जैसे कहा गया है आम के वृक्ष में पानी डालोगे तो वृक्ष भी सिंच जाएगा और पितर को भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा मुझे बोलना तो है ही, मैं दूसरे विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए बोलूं, साथ में अपने बच्चों को भी साथ कर लूं। इसलिए मेरे दृष्टि में जो बच्चे बाहर में हैं वो प्रामुख्य हैं, हमारे बच्चे तो हमारे साथ है, गौण है, वो दिन भर सुनते ही रहते हैं। मैं अब देखिए हिंदी का वाक्य है बालक जाता है। इस वाक्य में जाना क्रिया है, गमन क्रिया है, और गमन क्रिया के साथ बालक का संबंध है। तो क्रिया के साथ संबंध होने के कारण बालक कारक है। कौन सा कारक, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले क्रिया से संबंध हुआ तो कारक हुआ, अब कौन सा कारक उसकी पहचान हम बाद में करेंगे। कहते हैं अभी बता दीजिए, कहा गमन क्रिया कौन करता है, तो बालक। तो क्रिया जो करता है वही तो करता है, तो बालक क्या हो गया, करता है। बालकः गच्छति, इदानीं गमन क्रिया या कर्ता बालकः अस्ति, गमन क्रिया बालकेन क्रियते, अतः इदानीं अस्मिन् वाक्ये बालकः कर्ता कारकम अस्ति। बालक गांव जाता है, बालक गांव जाता है तो गमन क्रिया का गांव के साथ संबंध है, जैसे बालक के साथ संबंध है। यदि गांव के साथ संबंध ना होता तो नगर चला जाता। इसलिए इस समय गमन क्रिया के साथ जैसे बालक का संबंध है ऐसे गांव का संबंध है, तो क्रिया के साथ संबंध है तो गांव भी कारक हो गया। कौन सा कारक ये मैं बाद में बताऊंगा, पर क्रिया के साथ संबंध होने के कारण कारक तो है ना।
इसलिए बालकः ग्रामं गच्छति, यह संस्कृत का वाक्य है। अत्र गमन क्रिया सह संबंध यथा बालकस्य वर्तते तथैव गमन क्रिया सह ग्रामस्यापि संबंधः वर्तते। अतः यथा बालकस्य कर्तृसंज्ञा तथैव ग्रामस्य कर्मसंज्ञा भवति, अतः तत्र द्वितीया भवति इति। अब बालक साइकिल से गांव जाता है, जिस तरह से गांव के साथ बालक का संबंध है, ये गमन क्रिया के साथ बालक का संबंध है, जिस तरह से गमन क्रिया के साथ गांव का संबंध है, उसी तरह से साइकिल का भी संबंध है। यदि बालक के पास साइकिल ना होती तो 6 बजे वो गांव के लिए नहीं चल पाता, कहता सर अंधेरा हो गया कैसे जाऊं। इसलिए गमन क्रिया के लिए जो साधक है, उपकारक है, मैं तो कहूंगा प्रकृष्ट उपकारक है, साधक तम है तो करण है, साधक तमम करणम। इसलिए क्रिया के साथ उसका भी संबंध है जिस किसी रूप में, इसलिए वो करण कारक है। बालकः द्विचक्रिकया ग्रामम गच्छति इति वाक्यम भवति। बालक पढ़ने के लिए साइकिल से गांव जाता है, तो अब गांव के साथ बालक के का जैसे संबंध है, ऐसे पठन क्रिया का संबंध है। यदि पठन क्रिया का संबंध ना होता तो क्यों जाता? उसे मालूम चल गया है कि गुरुजी गांव आए हैं, चलो शाम को ही सही 1 घंटा गुरुजी से पढ़ लेंगे, और इसलिए शाम को वो साइकिल लेकर के पढ़ने के लिए गांव गुरुजी के पास चला गया है। तो क्रिया के साथ संबंध है तो कारक है। इसलिए बालक पठनाय द्विचक्रिकया ग्रामम गच्छति इति प्रयोग है ना। वो बालक शहर में रह रहा है, नगर में रह रहा है, और नगर को छोड़ के गांव जा रहा है। तो जहां से अलग होगा वो अपादान होगा। इसलिए गमन क्रिया के लिए शहर को तो छोड़ना ही होगा। जब तक आप शहर छोड़ेंगे नहीं, गांव कैसे जाएंगे? गांव छोड़ेंगे नहीं तो शहर कैसे जाएंगे? इसलिए उस गमन क्रिया के लिए विभाग क्रिया भी आपके लिए आवश्यक है। इसलिए वाक्य बन जाता है बालकः ग्रामात् अध्ययनाय द्विचक्रिकया ग्रामम गच्छति इति प्रयोग। आप देख सकते हैं जिस किसी रूप में क्रिया के साथ जिन जिन का संबंध है वो सब के सब कारक की श्रेणी में आते हैं। बालका ग्रामे पठति, अब पठन क्रिया का संबंध गांव के साथ है तो आधार है तो अधिकरण है। अब देखो पानी का सूत्र आधारोधिकरण। अब इससे सरल क्या हो सकता है? आधार को अधिकरण कहते हैं। गुरुजी आधार क्या है? आद्रियते यस्मिन तदा स आधार, इसमें कुछ रखा जाए, क्रिया जाए, वो आधार है, इसलिए अधिकरण। ये सारे के सारे 6 ऐसे हैं जिसका कि क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए ये कारक है। और इतर जो है उनका क्रिया के साथ संबंध नहीं है। जैसे राम तुम आओ, राम तुम आगच्छ, यहाँ आगच्छ हमने मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया है। क्यों? कर्ता युष्मदर्थ था, युष्मद शब्द था, तो युष्मद पदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा। यदि युष्मद शब्द उपपद में हो या उसका अर्थ बोध रहा हो तो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ युष्मद के साथ संबंध है, वो तो कारक है, लेकिन राम के साथ संबंध नहीं है। का सर राम तो तुम के लिए कहा जा रहा है, तो तुम के साथ संबंध है, क्रिया के साथ संबंध नहीं है। इसलिए और किसी के साथ संबंध होगा तो व्याकरण नहीं पढ़ सकता है। श्रीधर मिश्र के साथ संबंध रहेगा तभी व्याकरण पढ़ सकता है। इसलिए संबोधन को हम कारक नहीं कह सकते क्योंकि उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है, क्रियांतर के साथ संबंध है। तो क्रियांतर के साथ संबंध हो तो हम उसे कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। राम का पुत्र कृष्ण पढ़ता है, पठन क्रिया के साथ कृष्ण का है, राम का नहीं। हाँ, कृष्ण का राम के साथ संबंध है, का इससे लेना देना नहीं है। क्रिया के साथ जिसका संबंध होगा वही कारक होगा। अतएव संस्कृत भाषायां संस्कृत व्याकरणे षडेव कारकाणि अस्माभिः स्वीक्रियन्ते, संबोधनम संबंधश्च कारकत्वेन अस्माभिः नांगीक्रियते इति। अतएव षट् कारकाणि भवन्ति, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानादिकरणं च इत्याहु कारकाणि षट्। तो जितनी भी जो भी बातें कही जाती हैं वो सब के सब प्रामाणिक के रूप से
कहे जाते हैं। अब रही बात समास के लिए, तो समास की यदि हम चर्चा करें, परीक्षा में बच्चों को पूछा जाता है कि समास के कितने भेद हैं। यह भी हम अध्यापकों को ध्यान रखना होगा कि आपके पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक क्या है, उसके आधार पर आप बच्चों को बताएं। आश्चर्य तो तब हुआ जब एक बार मुझे किसी कक्षा में समास पढ़ाने को भेजा गया और मैंने बच्चों से कहा नोट करो समास के 5 भेद हैं, और मैंने बच्चों को समास के 5 भेद बता भी दिए। सारे बच्चों ने नोट भी किया और बच्चे खुश भी हो रहे थे सुन करके। मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात बच्चे को समझ में आ रही है। अध्यापक के लिए सौभाग्य की बात हो कि कक्षा में वो पढ़ा रहे हो, सारे बच्चे उनको ध्यान से सुने और सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, तो उससे बड़ा भाग्यशाली और दुनिया में उस अध्यापक से बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों, यह भी ध्यान से समझ लें, जैसे हम अध्यापक समझ जाते हैं कि यह छात्र मेरी बात को नहीं समझ रहा है, हमारे बच्चे भी समझ जाते हैं ये अध्यापक बिना समझे बोले जा रहे हैं, इनको बात समझ में आ नहीं रही है। हम आपकी गलती को समझ सकते हैं, हम आपकी कमी को समझ सकते हैं, तो आप हमारी कमी को क्यों नहीं समझ सकते। इसलिए हम सभी अध्यापकों से निवेदन करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे, जब कभी वो अपनी कक्षा में जाएं तो पूर्व तैयारी के लिए करके जाएं, क्योंकि जो निश्चित अवधि है उसमें उन्हें क्या पढ़ाना है, अध्यापक होने के नाते यदि वो 10 मिनट भी पूर्व में देखते रहेंगे तो अपने पाठ को वो व्यवस्थित ढंग से कक्षा में प्रस्तुत करेंगे और उन्हें बच्चों का सम्मान मिलेगा। जो अध्यापक ऐसा नहीं करते, चले गए क्लास में कहीं का ईंट कहीं का पत्थर और 45 मिनट बोल के आ गए, बच्चे आपके सामने कुछ नहीं कहेंगे पर आपके परोक्ष में आपकी निंदा करेंगे। आप महसूस कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन इस समय तुम अपने आप को सबसे बड़ा धनुर्धारी समझ रहे हो, लेकिन डर के कारण यदि युद्ध भूमि से लौट जाओगे तो आज तक तुम महान योद्धा के रूप में जाने जाते हो, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। अवाच्य वादंश बहुन बदी संति तबाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरन्नुकिम। जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो तुम्हें बोलेंगे। तो हमारे बच्चे उन अध्यापकों के बारे में वही बात बोलेंगे जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे अध्यापक उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। इसलिए हम अध्यापकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे सम्मुख हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, हो सकता है इन बच्चों में से कोई IAS IPS और कोई देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए हम उनके साथ इस तरह अपने आप को प्रस्तुत करें कि वो हमेशा के लिए आपको अपने हृदय में वो चित्र की तरह खींच करके रखे। अब मैं समास की चर्चा कर रहा था, जैसा कि मैंने कहा, मैंने कक्षा में पहले दिन कहा समास के 5 भेद हैं। बच्चों ने नोट कर लिया, अच्छा लगा। अब अगले साल फिर मुझे समास पढ़ाने को भेज दिया गया। अब मैंने कहा कि नोट करो समास के 4 भेद हैं। बच्चों ने नोट भी कर लिया, लेकिन 1-2 बच्चे जो पिछले साल भी पढ़े थे आपस में बातचीत कर रहे थे कि पिछले साल तो सर कह रहे थे समास के 5 भेद हैं और इस समय कह रहे हैं समास के 4 भेद हैं। दूसरे छात्र ने कहा जो कहते हैं नोट करो ये बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, नहीं तो दूसरे अध्यापक क्लास में आ जाएंगे। मैंने ये बात भी सुन ली। मुझे अच्छा लगा कि बच्चों के को मेरे प्रति कितना अंधविश्वास है, मैं कुछ भी कहूँ सुनने को तैयार है। खैर, मैंने समाज के 4 भेद बता दिए, बच्चे खुश भी थे। अब अगले साल फिर मुझे भेज दिया गया। अब 2 साल पढ़ाने का अनुभव था, मुझे किताब देखने की क्या जरूरत। मैं क्लास में गया और मैंने बच्चों से कहा नोट करो समाज के 6 भेद हैं। कुछ बच्चों ने तो नोट करना शुरू कर दिया, परंतु वो बच्चा आज उसके धैर्य की सीमा टूट चुकी थी। उठ करके कहा सर जैसे जैसे मेरी कक्षा बदलती जाती है आपके समाज के भेद बदलते जाते हैं। मैंने उससे पूछा क्या बात है। सर आपने पिछले से पिछले साल कहा था समाज के 5 भेद हैं और मैंने नोट भी किया है। बात तो सच है ना, आप कब तक झूठला सकते हो। फिर मैंने धीरे से बच्चों से कहा बेटा मैं कौन सी पुस्तक पढ़ा रहा था। सर आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे थे। मैंने कहा लघु सिद्धांत कौमुदी उल्टाओ तो समास प्रकरण।
उल्टाया, उसमें लिखा था समासः पंचधा। मैंने कहा बेटा तुम्हारी किताब है, तेरी पुस्तक के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, जैसा लिखा है मैंने तो वही कहा था, समास के 5 भेद है, मैंने झूठ तो नहीं कहा। बच्चे चुप। दूसरा बच्चा उसे कहता है मैं कह रहा था मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डाल। अब मैं तेज में आ गया और मैंने कहा मैंने 4 कब कहा था? सर पिछले साल। मेरी आवाज आ रही है? लखनऊ तक आवाज पहुंच रही है? मेरी जी सर, आवाज जी। लखनऊ तक पहुंच रही है? बनारस तक की हाँ पहुंच रही है। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, ठीक। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम। अब मैंने कहा कि मैंने 4 समास के 4 भेद कब बताए? उसने कहा सर पिछले साल। मैंने कहा कौन सी किताब में पढ़ा रहा था? कहा व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। मैंने कहा समास प्रकरण उल्टाओ। उल्टाया। मैंने कहा देखो तो क्या लिखा है, समासः चतुर्धा, समास के 4 भेद हैं। अब मैंने कहा मैंने झूठ तो नहीं कहा था ना? सॉरी सर, सॉरी सर। मैंने कहा बेटा ये भी समझ लो, समास में कम से कम 2 पद तो होंगे ही, ज्यादा की तो सीमा नहीं, कम से कम 2 तो होंगे। कहाँ सर? मैंने कहा जो पहला पद होगा उसे पूर्व पद कहेंगे, और जो अंतिम पद होगा उसे उत्तर पद कहेंगे। तो जब पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो तो वो अव्ययी भाव कहलाता है। पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, और जब उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो तो तत्पुरुष। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, और जब किसी और की हो जाए बंदर बाट में तो अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो तो बहुब्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुब्रीहि। लेकिन यदि दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता हो तो वो द्वंद्व होगा, उभय पदार्थ प्रधान हो द्वंद्व। इसी आधार पर तो मैंने तुम्हें कहा था समास के 4 भेद हैं। मैंने झूठ तो नहीं कहा था ना? कहा सर वो 5 कैसे हो गया फिर जो आपने पिछले साल कहा? कहा देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन 4 में नहीं आ पाते हैं, वो जो इक्के दुक्के बचे हैं अव्ययी भाव आदि से अलग, उसको कोई समास नहीं कहेंगे, केवल समास कहेंगे। अब बच्चों ने नाम ही नोट कर लिया, केवल समास। तो एक और बढ़ गया तो कितना हो गया? 5वां ना? तो प्राक शास्त्री में मैंने बच्चों को बताया था, वहां लिखा था अव्ययी भावादि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। और 4 तो ये है, तो उधर 5 हुआ, इधर बड़े बच्चों को कह दिया अरे अव्ययी भाव में ही एडजस्ट कर लोगे, 1-2 के लिए भेद क्या करना है, तो इधर 4 हो गया। कहा गुरुजी ये 6 कहां से आ गया? कहा किस क्लास में? कहा सर अभी आचार्य में आप बता रहे थे, कौन सी पुस्तक है? कहा व्याकरण भूषण सार। कहा किताब में देखो क्या लिखा है, सुपाम सुपा तिंगा नामना धातु नाथ तिंगान तिंगा सुबंते नेत विज्ञेय समासा षड्विधो बुधय। विद्वानों ने समास के 6 भेद बताए। मैंने कहा मैं तुम्हें विद्वान नहीं दिखता क्या? मानने को तैयार नहीं है क्या? सॉरी सर। तो इसका मतलब है जो पाठ्यक्रम के अनुसार हमें पाठ पढ़ाना होगा, जिस कक्षा में जो पाठ्य पुस्तक होगी हम उसे केंद्र बिंदु बना करके करेंगे, अध्यापन करेंगे। इसलिए शिक्षा शास्त्र में कहा गया है पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम निर्धारित करते हैं, क्योंकि इसे पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पत्र तो निश्चित पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही आएगा। इसलिए जब व्याकरण के छात्र गुण का उत्तर देते हैं तो अदेंग गुण लिखते हैं, साहित्य का छात्र जब गुण कहते हैं तो माधुर्य ओज प्रसाद लिखते हैं, और सांख्य का छात्र सत्व गुण रज ये गुण लिखते हैं, और न्याय के छात्र तो रूप रस गंध स्पर्श ये 24 गुण लिखते हैं। किस विषय का छात्र है यह हमें निर्धारण करना होता है, इसे समझ के पढ़ाना होता है। आप केवल आधी अधूरी सुनी सुनाई बात को लेकर के किसी अध्यापक के ऊपर आक्षेप न करें। तो इस तरह से अब इसकी वैज्ञानिकता को देखिए। मैंने कहा राज पुरुष को लाओ,
तो राज पुरुष को लाओ, कहा, वो पुरुष को ले आया, क्योंकि राज पुरुष में पुरुष उत्तर पद है, उसी के अर्थ की प्रधानता है। वो राजा को भी पकड़ के नहीं लाता है, ऐसे पुरुष को लाता है जिसका संबंध राजा के साथ है, पर लाया जाता है पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष समास है, उत्तर पदार्थ की प्रधानता होगी, यही बात है। इसलिए कहते हैं उपकृष्णम, कृष्ण के पास। तो यहाँ उप का अर्थ समीप है और उप का पूर्व में प्रयोग है, पूर्व पदार्थ की प्रधानता है, इसलिए वो अव्ययी भाग की श्रेणी में आता है। जब कहते हैं चित्रगुम आने, तो चित्रगुम का अर्थ है चित्रा गावा अस्य, जिसके पास चितकबरी गाये हैं वो कहलाएगा चित्रगु। और जब कहते हैं चित्रगु को लाओ, तो आदमी को ले आता है। गुस्से में मैं उसे पूछता हूँ किस एंगल से लग रहा है ये चित्रगुप्त है, न चितकबरा रंग है न गाय है, तू आदमी को ले है। क्योंकि बहुब्री समास में तो अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, न चित्र का न गो का, बल्कि गोस्वामी का बोध होता है, इसलिए अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्री कहा है ना। और जब हम बच्चे को कहते हैं अरे लोटा डोरी ले आओ, तो लोटा भी लाता है, डोरी भी लाता है, द्वंद्व समास है, क्योंकि कुएं से पानी निकलना है तो वहां तक तो राम की तरह आजान बाबू तो है नहीं कि वहां हम कुएं से ले आएंगे। तो जब हम कहते हैं तो लोटा भी लाता है, डोरी भी लाता है, दोनों रहता है ना। क्या खाए हो? सर आज तो हमने दाल भात खाई है, दाल भी खाया भात भी खाया, दोनों खाया है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है ना। अब गुस्सा आएगा तो मुंह कान तोड़ के रख दूंगा, मुंह भी तोड़ूंगा कान भी तोड़ूंगा, ये द्वंद्व समास है, दोनों तोड़ूंगा। ये तो व्यवहार में मिलता है, ये केवल संस्कृत व्याकरण की बात नहीं है, ये हिंदी में भी हो, किसी भी भाषा में हो, तो किसी भी भाषा को आप देखेंगे तो उसका व्याकरण यदि आप सही से जानते हैं तो आप में आत्मविश्वास रहेगा और आप ठीक से लिखेंगे। इसलिए तो व्याकरण के लक्षण में हिंदी भाषा में तो हिंदी में कहा गया है जिसके माध्यम से हम हिंदी भाषा को शुद्ध पढ़ या लिख सकते हैं, उसे हम हिंदी का व्याकरण कहते हैं। और संस्कृत में तो व्याकरण का लक्षण दिया गया है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिस शास्त्र के माध्यम से हम शब्दों की विशेष उत्पत्ति, व्युत्पत्ति कहाँ से निकला, कहाँ से बना, इसका मूल क्या है, ये उत्पत्ति निकाल के रख दे। जिस तरह से डॉक्टर एक्सरे करके हमारे शरीर के अंदर जितने भी है सब देख लेते हैं, ऐसे ही हम व्याकरण शब्द को देख लेते हैं, इसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, किसका क्या अर्थ है। तो डॉक्टर से जिस तरह से आप रोग छुपा नहीं सकते, हम व्याकरणों से आप शब्द के अर्थ को छुपा नहीं सकते हैं। शब्द में अर्थ हमेशा रहता है, परंतु आपको देखने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, और वो पहचानने के तरीके व्याकरण ही हैं। इसीलिए तो वेद मंत्र में भी कहा कुछ ऐसे लोग हैं जो शब्दों को देखते हुए भी नहीं देखते, शब्दों को सुनते हुए भी नहीं सुनते, वे अज्ञानी हैं। परंतु कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जिनके सामने शब्द अपने अर्थ को उसी तरह से स्पष्ट कर देती है जैसे धर्म पत्नी अपने पति से कुछ भी नहीं छुपाती है। मैं वेद की बात कर रहा हूँ। उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतत्वस्मै तन्नम विशस्त्रे जाये वपते उषिति सुभाषा। हमारे वेद शास्त्र भी किया है, शब्द के साथ अर्थ सदैव रहता है, आपको देखने की जरूरत है। जैसे अर्धनारीश्वर भगवान शिव पार्वती को छोड़ करके कभी अलग नहीं रहते, शब्द भी अपने अर्थ को छोड़ करके कभी अलग नहीं रहता। तभी तो महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य के आदि में ही कहा, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अब आप वागर्थौ शब्द है, यदि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आप उस द्वंद्व को नहीं समझ पाएंगे। वाक्च अर्थश्च इति वागर्थौ, शब्द के अर्थ को निकालने के लिए आपको जाना होगा। फिर आप साहित्य की बात जाएंगे, इव शब्द के होने के कारण आप उपमा अलंकार की ओर ढूंढेंगे, आप पूर्णोपमा अलंकार में ढूंढेंगे,
क्योंकि वाक शब्द स्त्रीलिंग है, अर्थ शब्द पुल्लिंग है, और जो स्त्री है हमारी भारतीय संस्कृत में वो पुरुषों की अपेक्षा पूजनीय है, अभ्यर्हित है, इसलिए वाक शब्द का पहले प्रयोग किया गया है। व्याकरण का एक नियम और लग गया, द्वंद्व समास में भी जो अभ्यर्हित हुआ करता है माता पितरों, इसलिए वाक शब्द के अभ्यर्थित होने के कारण पहले प्रयोग किया है। इसीलिए पार्वती परमेश्वरों में पार्वती शब्द के अभ्यर्थित होने के कारण पहले प्रयोग किया गया है। इसलिए कौन कैसे कैसे प्रयोग किया जाए इसका भली भांति ज्ञान तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आपको व्याकरण का सही ज्ञान हो। प्रिय छात्रों, मैं एक वाच्य परिवर्तन के बारे में भी संक्षेप में आपको कुछ कहना चाहूंगा। वैसे हम वाच्य समझते हैं, वाच्य के भी कई अर्थ हैं। वाच्य का अर्थ एक अर्थ भी है, वाच्य का अर्थ भी है, क्योंकि जब हम साहित्य की चर्चा करते हैं, डॉक्टर विपिन कुमार झा जी साहित्य के बड़े विद्वान हैं, वो मुझे सुन रहे होंगे और भी अध्यापक सुन रहे होंगे, जहाँ पर शब्दों के भेद की बात आई तो मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में कहा था, स्याद वाचको लक्षक व्यंजक शब्द स्त्रिधा। शब्द के तीन भेद हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, और इन तीनों शब्दों के अर्थ भी तीन हैं। वाच्यादय तदर्था स्यु, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये इन तीनों शब्दों के तीन अर्थ हैं। परंतु ध्यान रखें, हम इन तीनों अर्थों का ज्ञान तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमें शक्ति का ज्ञान ना हो। इसलिए शक्ति के भी तीन हैं, जब जिसे वृत्ति करते हैं, जैसे शक्ति के तीन भेद में अविधा, लक्षणा और व्यंजना कहते हैं। तो अविधा शक्ति के द्वारा वाचक शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्षक शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। और व्यंजना शक्ति से जहाँ पर व्यंजक शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है व्यंग्यार्थ कहलाता है। प्यारे बच्चों, साहित्य में व्यंजना जो है वो मुख्य है, इसलिए जिस अर्थ में व्यंग्यार्थ की वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है वो उत्तम काव्य कहलाता है, और यदि वाच्यार्थ की प्रधानता हो वो मध्यम काव्य है। लेकिन केवल शब्दों का हेर फेर हो, अर्थ का उतना मध्यम नहीं है, उसे हम अधम काव्य की श्रेणी में लेते हैं। यद्यपि साहित्य की कक्षा नहीं है, कभी मौका मिलेगा इस तरह से विपिन जी चाहेंगे तो हम साहित्य में भी कभी व्याख्यान देंगे। अभी मैं वाच्य की बात कर रहा था, ये तो मैंने साहित्य के वाच्य की है, हमारा अपना व्याकरण का वाच्य तो बाकी ही है। हमारे व्याकरण में भी तीन वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैंने किसी से पूछा तीन वाच्य क्यों कहलाते हैं? सर तीन वाच्य है इसलिए तीन वाच्य कहलाते हैं। ये सही उत्तर नहीं है, ये सही उत्तर नहीं है। हम जब लकार का प्रयोग करते हैं तो लकार के स्थान पर जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, लकार को भी लें तो लकार का प्रयोग तीन अर्थों में प्रयोग होता है, कर्तार्थ में, कर्मार्थ में और भावार्थ में। पाणिनि जी का सूत्र है लह कर्मणि च भावे च कर्म के ज्ञा। इसलिए जब लकार कर्ता अर्थ में हो तो वो कर्तृवाच्य कहलाएगा, जब कर्म अर्थ में हो तो कर्मवाच्य कहलाएगा, और जब भाव अर्थ में हो तो भाववाच्य कहलाएगा। तिंग के तीन अर्थ, यानी लकार के जैसे तीन अर्थ हैं, उसके स्थान पर आने वाले जो तिंग प्रत्यय हैं उनके ये तीनों अर्थ हैं। इसलिए तिंगंत स्थल में भी हम वाच्य के तीन भेद करते हैं। और जैसे तिंग प्रत्यय के ये तीन अर्थ हैं, ऐसे कृत प्रत्यय के भी मुख्य तीन अर्थ हैं। जब कृत प्रत्यय का प्रयोग हम कर्ता अर्थ में करेंगे तो भी कर्तृवाच्य होगा, जब कर्म अर्थ में करेंगे तो भी कर्मवाच्य होगा, और जब भाव अर्थ में करेंगे तो भाववाच्य होगा। जो वाच्य होता है उसकी प्रधानता होती है और क्रिया उसी के अनुसार से चलती है। इसलिए कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करते हैं। बालकः ग्रामम गच्छति, लेकिन बालका के बदले मैं बालकौ कर दूं तो बालकौ ग्रामम गच्छतः, और बालकों के बदले कर्ता में यदि हम बालका कर देंगे तो बालका ग्रामम गच्छन्ति। आपने देखा
कर्ता के अनुसार क्रिया में बदलाव या क्रिया के अनुसार कर्ता में बदलाव है, इसलिए कर्ता में बदलाव होने के कारण कर्तृवाच्य है। लेकिन ये बदलाव यदि कर्म के अनुसार होने लगे तो कर्म की प्रधानता होगी, फिर क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य। उदाहरण के तौर पर मेरे पास 3 पुस्तकें थीं और एक समय मैंने एक पढ़ा तो मया पुस्तकम पठ्यते, मैंने 2 पुस्तकों को पढ़ लिया, मया पुस्तके पठ्येते, और मैंने तीनों पुस्तकों को पढ़ लिया, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते। अब ये जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार बदले जा रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, कर्म की प्रधानता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहलाएंगे। लेकिन भाव का अर्थ है क्रिया, जहाँ पर क्रिया की ही मुख्यता होती है, कर्ता की नहीं। लेकिन कर्ता के बिना क्रिया हो नहीं सकती है, ये इसलिए अलग बात है, पर मुख्यता रहती है क्रिया की। तो जहाँ पर क्रिया की ही मुख्यता हो तो वहाँ भाववाच्य कहलाता है। और लोग सरलता के कारण क्रिया का भाववाच्य में प्रयोग कर लेते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये मालूम नहीं कि बस स्त्रीलिंग है और ट्रक पुल्लिंग है, क्योंकि बस में कोई ऐसा चिन्ह तो है नहीं जिसके आधार पर आपको ये स्त्रीलिंग है, देखिए ना इसके लंबे लंबे बाल हैं और कुछ भी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर भी हम कहते बस आ रही है और ट्रक जा रहा है। अरे ट्रक में क्या मूछ लगाया है, तू कह रहा है ट्रक को जा रहा है। लेकिन लिंगम शिष्यम लोकाश्रयत्वात्, लिंग का व्यवहार तो ज्ञान तो लोक के व्यवहार से होता है, इसलिए जिस शब्द का लोक व्यवहार से जिस लिंग में प्रयोग होता आ रहा है प्रयोग करते हैं। परंतु ध्यान रखें, हमारे पाणिनि जी ने इसके लिए भी नियम दे दिया है। घय जवंता पुंसे, घय अच अप्रत्यान शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग होता है। ऊंगावंतश्च, ऊंग और अप्रत्यान शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तो ये हमारे पाणिनि जी ने इतनी बारीकी से उसका विवेचन किया है। तो ध्यान, इसलिए जो है पाणिनि का व्याकरण जो है वो अपने आप में समृद्ध है। तो जैसा मैं कह रहा था, अब जब निर्णय नहीं है कि बस स्त्रीलिंग है ट्रक पुल्लिंग है, तो जो चालाक व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं बस का आना होता है और ट्रक का जाना होता है। ले, अब मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग के चक्कर में क्यों पड़ूं? जब बस का आना होता है या ट्रक का जाना होता है तभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था बस स्त्रीलिंग है ट्रक पुल्लिंग है। ध्यान रखें, जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं होते, उनको इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, तो वो अपने चालाकी से अपनी गलती को स्पष्ट नहीं करना चाहते, भाववाच्य में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना? उसका तेरा भी जाना है और मेरा भी जाना है। अब लड़की है तब भी यही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे तेरी जाना है, तो तेरा भी जाना है, मेरा भी जाना है, और मेरे भाई का भी जाना है और मेरे पिताजी का भी जाना। मैंने भाई भाई का प्रयोग कर लिया। अब आप सुन सकते हैं, ये व्याकरण केवल हमारे संस्कृत के लिए नहीं बल्कि हिंदी के लिए भी आवश्यक है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो जब हम अध्यापक अपने श्रम से अध्ययन के साथ अपनी कक्षा में जाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम यश के पात्र बन सकते हैं, बच्चों को संतुष्ट कर सकते हैं। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं और खास करके जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हैं, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। और इस तरह के कार्यक्रम में मुझे लखनऊ के छात्रों से भी मिलने का अवसर हुआ, और जो इसके संयोजक हैं, समन्वयक हैं, डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, डॉक्टर रमेश चंद्र जी, और जो संयोजक हैं, मैं उन सबको भी साधुवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप सब जहाँ हों, जिस पद पे हों, माँ सरस्वती की उपासना करते रहें। व्यक्ति महान वही होता है जिसका जीवन परोपकार में जाता है, वो उत्तम व्यक्ति है। स्वार्थ और परोपकार के साथ जीता है वो मध्यम है, और केवल स्वार्थ में जीता है वो अधम है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरों का नुकसान करने आमादा होते हैं, उनको मैं क्या कहूँ मुझे मालूम नहीं है। इसलिए आप सब जो पर अध्ययन करने वाले छात्र हैं वो यशस्वी हों, विद्यावान हों, जो अध्यापक हों वो भी विद्यावान बने, यशस्वी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने व्याख्यान को यही विश्राम देता हूँ।
एक बार फिर से सबको यथा उचित करते हुए मैं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। गुरु जी आप जुड़े हैं। कोटिशा धन्यवाद सर। आनंददायक व ज्ञानवर्धक यह व्याख्यान था। मैं धन्यालोककार के उस वाक्य को साक्षात्कार कर रहा था जब ये व्याख्यान सुन रहा था, और संभवतः सभी श्रोतागण कर रहे होंगे कि वैयाकरणी प्रथम विद्वान होता है, और आनंददायक था। और सर मन में लालसा हो रही है कि शीघ्र अतिशीघ्र साहित्य पर भी इस प्रकार का एक सुंदर व्याख्यान रखा जाएगा। यदि किसी की जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो वो प्रश्न कर सकता है। उसके उपरांत हेड सर का आशीर्वचन होगा। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना माइक ऑन करे। और गुरुदेव प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव, जो परंपरागत माध्यम से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन न किया हो, वह में रूप से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर सके, कृपया करके मार्गदर्शन करें। क्या प्रश्न? एक बार फिर से बोलो। जो परंपरागत माध्यम से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन न किया हो, वह व्यक्ति किस प्रकार बोधगम्य रूप से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर सके, कृपया करके मार्गदर्शन करें। देखिए, हाँ, ये है कि सबसे पहले तो हमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी कि मुझे व्याकरण पढ़ना है, ताकि हम उस भाषा को सही ढंग से समझ सकते हैं। और जब आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी तो जाहिर है देश में बहुत ऐसे विद्वान हैं जिनके पास आप ना भी जा सकते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से वो अपनी सेवा दे सकते हैं, क्योंकि संस्कृत विद्या ऐसी विद्या है और संस्कृत के अध्यापक ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए विद्यार्थी आ जाता है तो उनके मन में ऐसी प्रसन्नता होती है जैसे कोई उत्सव आ गया हो। इसलिए आप ऐसे विद्वान से संपर्क कर सकते हैं और वो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जिज्ञासा को निवृत्त करेंगे। परंतु जावत जीवम अधीते विप्राह, जब तक हमारे जीवन है हमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। विद्या का कोई अंत नहीं, विद्या की कोई सीमा नहीं है, केवल एक ईश्वर ही है जो अपने आप में पूर्ण है। मेरे पास भी बहुत अधूरा ज्ञान है, कम है, तो इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में भी आप संपर्क करेंगे, मिल जाएंगे। और नहीं तो आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, जब कभी हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यथा समय मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं। धन्यवाद। अन्य किसी की कोई जिज्ञासा? अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी हमारे बीच हमारे विभागाध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। आप सभी श्रोतागण इतना सुंदर व्याख्यान सुन रहे थे। इसके मूल में आधार स्तंभ के रूप में यशस्वी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रिपुसूदन सर महोदय हैं, जिनकी दूरदृष्टि का परिणाम है कि यह तृतीय व्याख्यान माला का आज आयोजन किया गया है। और सर के मार्गदर्शन में संस्कृत विभाग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उत्तर उन्नति को प्राप्त हो रहा है। ऐसे यशस्वी हमारे विभाग अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वह के वक्ता प्रोफेसर मिश्रा सर का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम सभी श्रोतागण को अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को प्रणाम और हमारे छात्र छात्राओं को एक आशीर्वाद और शुभकामनाएं। एक बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है कि एक अद्भुत व्याख्यान सुनने का अवसर मिला, जिसने विचारों को तरंगित कर दिया है, भावों में लग रहा है विद्युत का संचार कर दिया है, और कर्म करने की तरफ जो प्रेरणा की एक ऊर्जा प्रदान किया है। ऐसे विद्वान का मुझे आज स्वागत करते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। वाग्वर्धिनी के इस पहले कार्यक्रम में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे विद्वान ने इसकी शुरुआत की, इसका शुभारंभ कर दिया, जो मुझे लग रहा है कि संस्कृत ज्ञान के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम होगा। आदरणीय सम्मानीय प्रोफेसर श्रीधर मिश्र जी,
डायरेक्टर निर्देशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जम्मू परिसर, हमारे साथी जिनके चलते ये संभव हो पाया, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर विपिन, और इस कार्यक्रम के सफल संचालन करने वाले हमारे शोध छात्र रोहित। मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था, जब मुझे पता चला कि सर ने अपनी सहमति दे दी। अभी रोहित ने कहा कि हम लोग काश आपको फिर से सुन पाए, साहित्य को सुने। हमने कहा ये शुरुआत है, अभी हमने शुरू किया है और ये बहुत लंबे समय तक जाएगा, क्योंकि ज्ञान की परंपरा, भारत के ज्ञान की परंपरा अनंत अनादि काल से चल रही है और अनंत अनादि काल तक चलेगी। तो मुझे अभी ईर्ष्या हो रही थी, मुझे लग रहा था कि काश मैं संस्कृत पढ़ता और काश मुझे मिश्र जी का छात्र होने का एक मतलब अवसर प्राप्त होता, क्योंकि जिस तरीके से आपने व्याकरण और संस्कृत को समझाने का प्रयास किया, मेरे जैसा व्यक्ति जो समाज सोशल साइंस का विद्यार्थी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना शोध कार्य किया है, अब मैं सहज रूप से उसको समझ पाने की स्थिति में था। ये एक विद्वान की विद्वता होती है। विद्वता का प्रदर्शन करना ही विद्वता नहीं होती है। विद्वता सहज रूप से, सहज और आम मनुष्य को उपलब्ध हो जाए। मुझे लग रहा है आज मैं आपको सुनने के बाद से मुझे लग रहा है कि कितना अतिशीघ्र आपको सशरीर फिजिकल मोड में यहाँ पर हम लोग देखें। और मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा पौधा लगाया गया था और इस पौधा को लगाया, लेकिन बौद्धिक हमारे दो बहुत अच्छे साथी मिल गए और वो जिस तरीके से बौद्धिक अपने उस खाद से इस विभाग को सौंप रहे हैं, एक तरह से बना रहे हैं। मैं उसमें एक कैटलिस्ट की भूमिका में हूँ, उत्प्रेरक की भूमिका में हूँ। अब मुझे लग रहा है जब तक मैं विभाग के साथ जुड़ा रहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे विद्वान यहाँ आएंगे। हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग अपनी जगह बनाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जगह बनाएगा, राष्ट्रीय संदर्भों में जगह बनाएगा और वैश्विक संदर्भों में भी जगह बनाएगा। क्योंकि संस्कृत को मैं भाषा मात्र नहीं मानता हूँ। अगर कोई कहता है कि क्या संस्कृत एक भाषा है, तो मेरा मानना होता है कि संस्कृत एक ज्ञान परंपरा है। संस्कृत एक ऐसा कोड है, एक ऐसा है जिसके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है और आप जैसे विद्वान उसको डिकोड कर रहे हैं, उस ज्ञान को डिकोड कर रहे हैं। और यही कारण है कि मैंने देखा कि चाहे वो नासा की हम लोग चर्चा करते हैं, जर्मनी की चर्चा करते हैं, संस्कृत एक ऐसी भाषा है। मैंने देखा कि जब कोई अंग्रेजी बोलता है तो पता चल जाता है कि वो बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, भोजपुरी बोलने वाला है, पंजाबी है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। संस्कृत भाषा को दुनिया का कोई आदमी कहीं से बोले, आप पता नहीं लगा सकते उसकी राष्ट्रीयता क्या है। वो जर्मन है, अगर संस्कृत बोल रहा है तो वो एक संस्कृत का एक ज्ञानी है, संस्कृत का एक विद्यार्थी है। अमेरिका का कोई बोलेगा, बिहार से भी कोई संस्कृत, आप जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ आप बिहार से हैं, लेकिन जब संस्कृत में आप बोल रहे हैं, एक वैश्विक व्यक्तित्व के रूप में आप बोल रहे हैं, एक ग्लोबल स्पीकर के रूप में आप बोल रहे हैं। ये बहुत ही मतलब अद्भुत अनुभव आज मुझे प्राप्त हो रहा है। वाग्वर्धिनी जब शुरू किया गया था खासतौर पर छात्रों के लिए, और सर आपने भी कहा कि वाग मतलब जो वाणी है और उसको कैसे वर्धनी किया जाए, बढ़ाया जाए, यानी ये मंच क्या है जो ज्ञान को बढ़ाने की बात कर रहा है, वाणी को बढ़ाने की बात कर रहा है, पूरे ज्ञान परंपरा को बढ़ाने की बात कर रहा है। ऐसे वाग्वर्धिनी में आप जैसा व्यक्ति आज इसमें आता है, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत एक मजबूत एक आपने बौद्धिक नींव रखी। और ये छोटी सी बात नहीं है, जब आप संस्कृत में बोल रहे थे हमें संस्कृत नहीं आ रही थी, लेकिन वो लग रहा था कि हम कोई पोएट्री सुन रहे हैं। इट वाज लाइक लिसनिंग टू अ पोएट्री। आप बोल नहीं रहे थे, आप गा रहे थे। आप मतलब एक अद्भुत अनुभव मैं अनुभव कर रहा था। काश मुझे और समझ में आ जाता, क्योंकि बहुत सारे गीत होते हैं जो बहुत मधुर होते हैं। जर्मन होता है, फ्रांसीसी होती, फ्रेंच होता है, चीनी होता है, उसकी मधुरता उसको सुनने में भी आती है। जरूरी है कि पूरा समझा जाए, लेकिन आप जैसे विद्वान अगर उनका आपका सहयोग होगा तो हम लोग उसको धीरे धीरे समझने लगेंगे, क्योंकि ये एक कंप्यूटर की भाषा है। उनको तो लगता है विपिन इस पे काम भी कर रहे हैं। विपिन जैसे लोग आपके सहयोग से, आपके उस गार्जियनशिप में, मुझे लग रहा है कि इस भाषा को डिकोड करने में
विकोडन करने में बहुत बड़ी इनकी भूमिका होगी। और संभवतः हमारा छोटा सा विभाग, छोटा सा पौधा में ये दो विद्वान हमारे पास हैं, ये अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। एक और बात मैं सर, जब मुझे पता चला कि जो आपको बुलाने के पीछे, तो मुझे जम्मू कश्मीर की बात आ रही थी, तो मैं जम्मू कश्मीर देख रहा था कि जम्मू कश्मीर की बात आते ही मेरे पूरे शरीर में कुछ अनुभव सा होने लगता है, क्योंकि जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, लगध विद्वान, चरक है, नागसेन है, बाघभट्ट है, वामा है, रवि गुप्त है, आनंदवर्धन है, वसुगुप्त है, सोमानंद है, वटेश्वर है, रुद्र है, जयंत भट्ट है, भट्ट नायक है, मेधा, अरे अभिनव गुप्त हमें नहीं मालूम था कि अभिनव गुप्त कश्मीर के हैं। मतलब अभी थोड़े ही दिन पहले पता चला कि अभिनव गुप्त कश्मीर के हैं। और कितनी समृद्ध परंपरा है। आज संस्कृत का जो विकास हुआ, भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास हुआ है। आप जितने भी संस्कृत के विद्यार्थी जम्मू परिसर में दिखाई दे रहे हैं, आपको मालूम होगा कि उस परिसर में, जम्मू कश्मीर के राज्य में, अगर इतना बड़ा विद्वान अगर आपको मिल गया एक निर्देशक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, तो ज्ञान की परंपरा वो पुरानी 800 साल पहले, पाणिनि 800 साल पहले, 800 से 400 साल के बीच में BC थे, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। पाणिनि सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य से भी उनका संबंध बताया जाता, गुप्ता पीरियड से उनका संबंध बताया जाता। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, यानी वेद की परंपरा कोई रिलीजियस बुक नहीं है, वेद एक रिलीजियस किताब नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज बुक। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है ना, वो ब्रह्मांड केंद्रित है, वो परंपरा प्रकृति केंद्रित है, नेचर सेंटर्ड है। ब्रह्मांड से मतलब यूनिवर्स सेंट्रिक है। वैश्विक ज्ञान की बात हम करते हैं, और वो नेचर सेंट्रिक है, प्रकृति केंद्रित है। वो क्या है, मनुष्य केंद्रित है, और वो क्या है, जीवन केंद्रित है। और साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो ज्ञान केंद्रित है, वो विवेक केंद्रित है। उसमें भाव भी है तो विवेक भी है। जिन कर्मों की चर्चा कर रहे थे सर, इतना आनंद आ रहा था। वाकई जब हम लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, लिंग का बोध ही नहीं होता है, और एक एक इसलिए वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। तो ऐसे अद्भुत विद्वान को सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो चाहूंगा कि जब भी आप मतलब अवसर मिले हमें बुलाने का, और आप आए, और अपने जो फैकल्टी में देख रहा हूँ कि कितनी तन्मयता से आपके यहाँ भी विद्वान फैकल्टी और हमारे छात्र और छात्राएं बैठी हुई हैं। मैं तो चाहूंगा कि सभी आप आए आपके साथ, और एक छोटी सी जगह हमारी है लखनऊ में, हम लोग स्वागत करेंगे। और वो ज्ञान की जो परंपरा कश्मीर से जब चलती है ना, तभी वो उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए, पूरे साउथ ईस्ट एशिया से निकल के वो ज्ञान विश्व में फैल जाता है। और एक दूसरी बात है कि वहां से जब ज्ञान फैला तो वो भी उधर से गया, आपके सिल्क मार्ग से कश्मीर होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए। मैं देख रहा था कि उसमें बहुत सारे लोग ये स्वयं पाणिनि की मैं देख रहा था, पाणिनि स्वयं गांधार के रहने वाले थे। काबुल के पास नदी थी, उसी के पास उनका गांव था। मतलब आप सोचिए कि बृहद भारत की जब हम परिकल्पना करते हैं, वो बृहद भारत कितना बड़ा था, और वो ज्ञान की परंपरा कहाँ विलुप्त हो गई, वो सरस्वती कहाँ विलुप्त हो गई। सरस्वती एक प्रतीक है, ऐसे ज्ञान जब विलुप्त हुए ना, तो मुझे लगा सरस्वती विलुप्त हो गई। तो ऐसे विलुप्त सरस्वती को आप जैसे विद्वान ही उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो बड़ा अद्भुत मुझे लगा। मैं तो सोशल साइंस पढ़ते पढ़ते मेरा मस्तिष्क और ज्ञान कुंठ हो गया था, कुंद हो गया था। मुझे लग रहा उसके कुछ वो जो बंद थे ना दरवाजे, थोड़े थोड़े खुले हैं, और आप के सहयोग से पूरी तरह से खुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपका कुशल अनुराग महोदय, देख के मन प्रफुल्लित हो जाता प्रणाम है। शिक्षा शास्त्र विभाग के सारे हमारे साथ छात्राध्यापक यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक शब्द यहाँ आचार्य जी के विषय में जोड़ना चाहता हूँ कि इनका परिवार ही संस्कृत परिवार है। बिल्कुल। और 5 जो इनके भाई हैं वो भी संस्कृत पढ़े हैं, उच्च पद पे उन्होंने काम किया है, कर रहे हैं। और इनके जो संतति हैं, अभी जो जनरेशन है, वो भी उनका जो पुत्र है, सुपुत्र, अभी उड़ीसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में व्याकरण के पद पे अभी काम कर रहे हैं, जबकि वो बीटेक है। तो ये आचार्य जी का एक विलक्षण जो प्रतिभा है, और हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है इस परिसर को, और आपका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिला। तो ये इनका उदात्त चिंतन है। उसीलिए वेद में कहा गया है, इसी परंपरा को लेके आचार्य जी चलते हैं परिसर में।
संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। अतः आचार्य जी के तरफ से आपको भी परिसर के तरफ से हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि परस्परम भावयन्तः हम सब मिलकर के भारतीय शिक्षा ज्ञान परंपरा को बढ़ाएं और आप भी यहाँ पधारें। अतः हम परिसर की तरफ से हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं हमारे छात्रों के तरफ से। विपिन जी, सभी का धन्यवाद। रोहित कार्यक्रम को धन्यवाद के लिए समापन की रमेश सर बाहर है कहीं। अब विपिन जी कहाँ है? सर अभी आवाज बाहर हैं, जुड़े हुए हैं सर अभी। जी कुछ कनेक्शन की हमें लग रहा है समस्या आ रही है, तो मैं मुझे लग रहा है कि ये विपिन को एक बार बुला लें और रोहित आप कार्यक्रम का सब एक तरह से धन्यवाद देकर समापन कर दीजिए, ठीक है रोहित? जी जी, सभी का धन्यवाद। अब कार्यक्रम को जी जी सर, सभी का धन्यवाद। आप सभी श्रोतागणों का कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं शांति मंत्र के साथ समापन करूंगा। यह बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा यूं ही बनी रहे और ज्ञान का धारा यूं ही प्रवाहित होती रहे। सभी शांति मंत्र का पाठ करें। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।